नमस्कार दोस्तों, आरके स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पर है आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मनोविज्ञान में हम विकास एवं अभिवृद्धि पढ़ रहे थे और विकास अभिवृद्धि के अंतर्गत सबसे पहले जो हमारी क्लास थी उस क्लास में हमने विकास का अर्थ एवं परिभाषा, अभिवृद्धि एवं विकास में अर्थ और अंतर था उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। दूसरी क्लास में हमने विकास के जो सिद्धांत थे उन सारे सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज मैं एक और विकास के संबंध में नया वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं। ऐसा कह सकते हैं कि अनेक विचारक हुए और अनेक विचारक और मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं के संबंध में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि किस अवस्था का आयु काल कब तक चलता है और मानव विकास है वो कौन कौन सी अवस्थाओं से गुजरता है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फिर किसी प्रकार की कमी वगैरह रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं और अपने सारे दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं विकास की अवस्थाएं। तो दोस्तों, बाल विकास का जो प्रारंभ है इसका बाल विकास का जो प्रारंभ है, बाल विकास का प्रारंभ गर्भाधान से शुरू होकर, कहां से भाई, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। गर्भाधान से शुरू होकर, गर्भाधान से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। कब तक चलता रहता है? जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है। बाल विकास का जो प्रारंभ है दोस्तों, ये प्रारंभ कब से हो जाता है? जब से गर्भ धारण होता है। गर्भ धारण से शुरू होकर ये जीवन पर्यंत व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक चलता ही रहता है। तो बाल विकास का प्रारंभ के बारे में हमें ध्यान रखना है कि बाल विकास गर्भाधान से, जब गर्भ धारण होता है उस समय से शुरू हो जाता है और व्यक्ति अंतिम श्वास नहीं ले लेता तब तक वह जीवित रहता है, तब तक चलता रहता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उम्र के अनुसार यानी आयु के अनुसार, किसके अनुसार? आयु के अनुसार विभिन्न स्तरों पर, आयु के अनुसार विभिन्न स्तरों पर बालक के विकास को, बालक के विकास को बाल विकास की अवस्था ही कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, बाल विकास की अवस्था, बाल विकास की अवस्थाएं कहा जाता है। ठीक है भाई। बाल विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करें। परिभाषा हमारे सामने निकल के है कि आयु के अनुसार विभिन्न स्तरों पर गर्भ धारण होता है। गर्भ धारण होने के तुरंत बाद ही व्यक्ति की आयु शुरू हो जाती है। ठीक है। आयु शुरू होने के बाद में वो सप्ताह, महीने के अंतर्गत चलती रहती है और अंत में 280 दिनों का बालक हो जाता है। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है। इस प्रकार से बालक का जो विकास है वो शुरू हो जाता है। तो आयु के अनुसार विभिन्न स्तरों पर अनेक प्रकार के स्तर पार करते हुए बालक के जो विकास होता है उसको क्या कहा जाता है? बाल विकास की अवस्थाएं कहा जाता है। कि आयु के अनुसार विभिन्न स्तरों पर बालक के विकास को क्या कहा जाता है? बाल विकास की अवस्थाएं कहा जाता है। और बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं के संबंध में अनेक विद्वान हुए। विद्वान कह सकते हैं, विचारक कह सकते हैं या मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं। ठीक है।
अनेक मनोवैज्ञानिक विद्वान हुए और इन विद्वानों मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, विकास के संबंध में अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। अपना नाम रोशन करने के लिए क्या किया, उन्होंने अपने मत प्रस्तुत किए। स्थिति अंत में जाकर वही निकल के आती है। ये अंगुलियों की बात करें तो सारी एक समान नहीं होती है, ये कनिष्ठिका होती है, अनामिका होती है, मध्यमिका होती है, इनमें अंतर है। लेकिन ये चाहे किसी दूसरे के हाथ की भी क्यों नहीं हो सकती है, ये अनामिका, ये कनिष्ठिका रहेगी, ये अनामिका रहेगी और ये मध्यमिका ही रहेगी, क्योंकि हाथ दूसरे का है लेकिन अंगुलियां तो वही है। विचारक अलग अलग हुए, नहीं अपने विचार है वो विकास के संबंध में उन्होंने किस प्रकार से दोस्तों प्रस्तुत किए हैं, हम सबके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं भारतीय विद्वानों के अनुसार विकास की अवस्थाएं। भारतीय विद्वानों के अनुसार, भारत में भी ऐसे महान विद्वान हुए हैं, तो भारतीय विद्वानों के अनुसार सबको साफ दिखाई दे रहा है क्या भाई? आवाज वगैरह सबके पास में सही तरीके से आ रही है? भारतीय विद्वानों के अनुसार, भारतीय विद्वानों के अनुसार सबसे पहले पढ़ेंगे हम विकास की अवस्थाएं हैं वो भारतीय विद्वानों के अनुसार। दोस्तों भारतीय विद्वानों ने विकास की अवस्थाओं को 7 भागों में वर्गीकृत किया है, 7 भागों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, सबसे पहले विकास की अवस्थाओं को पढ़ रहे भारतीय विद्वानों के अनुसार, और भारतीय विद्वानों ने विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में, 7 भागों में वर्गीकृत किया है, जिसमें सबसे पहला है गर्भावस्था, प्रीनेटल स्टेज। सबसे पहला वर्गीकरण है गर्भावस्था, प्रीनेटल स्टेज, गर्भावस्था। और इस गर्भावस्था का दोस्तों जो आयु काल स्वीकार किया है, आयु काल, वो आयु काल स्वीकार किया है गर्भाधान से जन्म तक। कहां से? गर्भाधान से जन्म तक। भारतीय विद्वानों ने विकास की अवस्था को 7 भागों में वर्गीकृत किया, जिसमें सबसे पहला गर्भावस्था, प्रीनेटल स्टेज, और जिसका आयु काल स्वीकार किया गर्भाधान से जन्म तक। उसके बाद में शेषवावस्था, शेषवावस्था, इन्फेंसी। ठीक है, शेषवावस्था का आयु काल स्वीकार किया जन्म से 5 वर्ष तक। ये कब तक चलती है? जन्म से 5 वर्ष तक। तीसरी अवस्था है बाल्यावस्था, 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 चाइल्डहुड। ठीक है, चाइल्डहुड। और बाल्यावस्था का जो आयुकाल है वो स्वीकार किया है 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। कहां तक भाई? 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। चौथी जो अवस्था को स्वीकार किया है वो है किशोरावस्था, एडोलसेंस, किशोरावस्था, किशोरावस्था, एडोलसेंस। और इसका जो आयुकाल है वो स्वीकार किया 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। कब तक भाई? 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। पांचवी जो अवस्था है वो स्वीकार किया है युवावस्था, यूथ, युवावस्था। और युवावस्था का जो आयु काल है वो स्वीकार किया है 18 वर्ष से 25 वर्ष तक, 18 वर्ष से 25 वर्ष तक। और छठवीं जो अवस्था है वो स्वीकार की है प्रौढ़ावस्था, अडल्ट,
प्रौढ़ावस्था, अडल्ट। और प्रौढ़ावस्था का जो आयुकाल है वो स्वीकार किया है 25 वर्ष से 55 वर्ष तक, सॉरी 25 वर्ष से 55 वर्ष तक। कब तक? 55 वर्ष तक। और सातवां जो वर्गीकरण है वो स्वीकार किया है वृद्धावस्था, ओल्ड एज। और ओल्ड एज का जो आयु काल है वो दोस्तों स्वीकार किया है 55 वर्ष से ऊपर, यानी जब तक जीवित रहता है तब तक। तो विकास की अवस्थाओं का दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं, और बालक का जो विकास है वो गर्भाधान से शुरू हो जाता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। उम्र के अनुसार विभिन्न स्तरों पर बालक के विकास को बाल विकास की अवस्थाएं कहा जाता है। अलग अलग विद्वानों और विचारकों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, जिनमें सबसे पहला अवस्थाओं का वर्गीकरण है वो भारतीय विद्वानों ने किया है। भारत के लोगों का, विद्वानों का विकास की अवस्थाओं के संबंध में क्या मानना है? तो भारतीय विद्वानों ने माना है कि जन्म यानी गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विकास की जो अवस्थाओं का जो वर्गीकरण है वो 7 भागों में अलग अलग 7 स्तरों से होता है, जिसमें सबसे पहली है गर्भावस्था, प्रीनेटल स्टेज। गर्भावस्था का दोस्तों आयु काल स्वीकार किया गर्भाधान से जन्म तक है। जिस दिन गर्भ धारण होता है उससे लेकर जन्म होने तक की अवस्था को गर्भाधान का है, उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। शेषवा अवस्था दोस्तों, शेषवा अवस्था इंफेंसी, शेषवा अवस्था का आयु काल स्वीकार किए जन्म से लेकर 5 तक है। दोस्तों हर एक लाइन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न किसी भी आधार पर कैसे भी पूछा जा सकता है, हर बात को ध्यान में रखें। बाल्यावस्था का आयुकाल स्वीकार किया 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक है, और किशोरावस्था का आयुकाल स्वीकार किया 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक है। युवावस्था का जो आयुकाल है वो स्वीकार किया 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक है, और प्रौढ़ावस्था का आयुकाल स्वीकार किया 25 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक है, और वृद्धावस्था का जो आयुकाल है वो स्वीकार किया है 55 वर्ष से ऊपर। तो ये हमारा पहला वर्गीकरण था जो किसने के द्वारा किया? भारतीय विद्वानों के द्वारा किया गया। तो एक बार इनका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें भाई, ठीक है? सबको साफ दिख रहा है? उम्मीद करता हूं कि सबको साफ दिखाई दे रहा है। अब दिख रहा है आसानी के साथ में? चलो ठीक है भाई, मिटा देता हूं। विकास की अवस्थाओं का दोस्तों जो दूसरा वर्गीकरण है वो है कॉल सैनी के अनुसार पढ़ेंगे। किसके अनुसार पढ़ेंगे भाई? कॉल सैनी के अनुसार। कॉल सैनी के अनुसार, ठीक है? कॉल सैनिक ने विकास की जो अवस्थाओं को 8 भागों में वर्गीकृत किया है। 8 भागों में वर्गीकृत किया। भारतीय विद्वानों ने कितने आधार पर किया? 7 भागों में वर्गीकृत किया। जबकि कॉल सैनिक ने कितने भागों में वर्गीकृत किया? कॉल सैनिक ने विकास की अवस्थाओं को 8 भागों में वर्गीकृत किया, और जिसमें सबसे पहला स्वीकार किया गर्भावस्था, प्रीनेटल स्टेज। सबसे पहला तो अवस्था कौन सी आएगी भाई? गर्भावस्था ही आएगी, गर्भावस्था, प्रीनेटल स्टेज। गर्भावस्था का आयुकाल तो वही रहेगा, गर्भाधान से जन्म तक। जन्म तक। तो कॉल सैनिक ने पहले जो अवस्था वो स्वीकार किया गर्भावस्था, उसके बाद में नव शैशव काल, नव शैशव
काल, नवशैशव काल, नवशैशव काल, नियोनेटल पीरियड, नवनेटल पीरियड, और इसका जो आयुकाल स्वीकार किया है वो जन्म से 4 सप्ताह तक, जन्म से 4 सप्ताह तक। तो कॉलसेनिक ने दूसरी अवस्था स्वीकार की नवशैशव काल, जिसका आयुकाल 4 सप्ताह से जन्म से 4 सप्ताह तक। प्रारंभिक शैशव काल, तीसरी स्वीकार की प्रारंभिक शैशव काल, प्रारंभिक शैशव काल, अर्ली इन्फेंसी, अर्ली इन्फेंसी, और आयुकाल स्वीकार के 4 सप्ताह से 15 माह तक, 4 सप्ताह से 15 माह तक। ठीक है, इसके बाद में जो चौथी अवस्था वो स्वीकार की है उत्तर शैशव काल, लेट इन्फेंसी, उत्तर शैशव काल, उत्तर शैशव काल, लेट इन्फेंसी, और इसका आयुकाल स्वीकार किया 15 माह से 30 माह तक, 15 माह से कब तक भाई, 15 माह से लेकर 30 माह तक। और पांचवी अवस्था को स्वीकार किया प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, और इसका आयुकाल स्वीकार किया 30 माह से 6 वर्ष तक। आयुकाल कब तक स्वीकार किया भाई, 30 माह से 6 वर्ष तक। छठवीं अवस्था स्वीकार किया है मध्यम बाल्यावस्था, मध्यम बाल्यावस्था, मध्यम बाल्यावस्था, मिडिल चाइल्डहुड, और इसका जो आयुकाल स्वीकार किया 6 वर्ष से 9 वर्ष तक। कब तक स्वीकार किया है, मध्यम बाल्यावस्था का जो आयुकाल है वह स्वीकार किया है 6 वर्ष से 9 वर्ष तक, और उत्तर बाल्यावस्था 7वीं स्वीकार की है, उत्तर बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड। इसका आयुकाल स्वीकार किया 9 वर्ष से 12 वर्ष तक, 9 वर्ष से 12 वर्ष तक। और 8वीं स्वीकार की किशोरावस्था, 8वीं जो अवस्था है विकास की वो है किशोरावस्था, एडोलसेंस, और इसका जो आयुकाल स्वीकार किया है वह 12 वर्ष से 21 वर्ष तक, 12 वर्ष से 21 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, तो विकास का जो दूसरा वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया गया है, विकास का दूसरा वर्गीकरण कॉलसेनिक के द्वारा किया गया है। और कॉलसेनिक ने विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है दोस्तों, 8 भागों में बांटा है। सबसे पहला स्वीकार किया गर्भावस्था, और गर्भावस्था का जो आयुकाल है वो स्वीकार किया गर्भाधान से लेकर जन्म तक। दूसरी अवस्था स्वीकार किए नवशैशव काल, कौन सी अवस्था, नवशैशव काल, नियोनेटल पीरियड, और इसका आयुकाल स्वीकार किया है जन्म से लेकर कितने सप्ताह तक, 4 सप्ताह तक, यानी जन्म से लेकर 28 दिन, 4 सप्ताह तक।
प्रारंभिक शैशव काल और प्रारंभिक शैशव काल अर्ली इन्फेंसी को 4 सप्ताह से 15 माह का आयुकाल स्वीकार किया है। उत्तर शैशव अवस्था और लेट इन्फेंसी, उत्तर शैशव अवस्था का आयुकाल है कार्ल सेनेक ने 15 माह से 30 माह तक स्वीकार किया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड 30 माह से लेकर 6 वर्ष तक स्वीकार किया है और मध्यम बाल्यावस्था मिडिल चाइल्डहुड 6 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक स्वीकार किया है। उत्तर बाल्यावस्था 9 से लेकर कब तक चलती है, 12 वर्ष तक चलती है। और किशोरावस्था का जो आयुकाल है दोस्तों 12 वर्ष से लेकर कार्ल सेनेक ने कितना स्वीकार किया है, 21 वर्ष स्वीकार किया है। दोस्तों हर एक पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि ये स्थिति भी आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, ओके भाई मिटा देता हूं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं विकास का तीसरा जो वर्गीकरण है। दोस्तों तीसरा वर्गीकरण रोस के द्वारा किया गया है और ये रोस का जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण से एग्जाम में सेकंड ग्रेड के एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट में प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं, आईपीएससी द्वारा भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये वर्गीकरण किसके द्वारा है, रोस के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार, रोस के अनुसार। और रोस ने जो वर्गीकरण वो 4 भागों में, विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में, 4 भागों में वर्गीकृत किया है भाई, 4 भागों में वर्गीकृत है। विकास की अवस्थाओं को रोस ने कितने भागों में वर्गीकृत किया है, रोस ने विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में वर्गीकृत किया है, जिसमें सबसे पहली है शैशवावस्था। कौन सी अवस्था, शैशवावस्था। सबसे पहले जो अवस्था है वो स्वीकार की है शैशवावस्था। कौन सी अवस्था भाई, शैशवावस्था। ठीक है, इन्फेंसी। दोस्तों शैशवा अवस्था सबसे पहले स्वीकार किए और शैशवा अवस्था का जो आयुकाल है वो स्वीकार किया जन्म से लेकर 3 वर्ष तक। जन्म से लेकर कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक है। रोस ने गर्भावस्था स्वीकार नहीं की। रोस ने अपने वर्गीकरण में विकास की 4 अवस्थाओं को स्वीकार किया है, जिसमें सबसे पहली अवस्था कौन सी स्वीकार की है, शैशवावस्था, और जिसका आयुकाल स्वीकार किया जन्म से लेकर 3 वर्ष तक है। और दूसरी जो अवस्था स्वीकार की है वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था। कौन सी, कौन सी अवस्था भाई, प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड। दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था का आयुकाल स्वीकार किया 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक। और तीसरी जो अवस्था वो स्वीकार की है उत्तर बाल्यावस्था। कौन सी, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड, इसका जो आयुकाल है वो स्वीकार किया 6 वर्ष से लेकर 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। दोस्तों सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में यही से प्रश्न पूछा जा चुका है कि रोस ने क्या किया, उत्तर बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित कर दिया। कितने भागों में, 2 भागों में। एक पहला जो भाग है वो क्या, संचय काल। कौन सा काल, संचय काल। और दूसरा जो स्वीकार किया वो था परिपाक काल। परिपाक काल, एक संचय काल और परिपाक काल। दोस्तों संचय काल है, इसका जो आयुकाल है वो 6 से लेकर 9 वर्ष स्वीकार किया।
और परिपाक काल का आयुकाल वो 9 से लेकर 12 वर्ष तक स्वीकार किया। ये जो वर्गीकरण है संचय काल और परिपाक काल, ये संचय काल और परिपाक काल का जो वर्गीकरण है जो रोज के द्वारा किया गया है, उत्तर बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। दोस्तों ये प्रश्न सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रोस के अनुसार रोस ने परिपक्व काल का आयु काल वो कितना स्वीकार किया है, तो उत्तर बाल्यावस्था को लेट चाइल्डहुड का जो आयु काल है वो रोस ने 6 से लेकर 12 वर्ष तक स्वीकार तो किया है, लेकिन 12 वर्ष तक स्वीकार करने के साथ ही इन्होंने क्या किया है, उत्तर बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटते हैं, एक परिपाक काल और एक संचय काल और दूसरा परिपाक काल। संचय काल का जो आयु काल है वो 6 से लेकर 9 वर्ष तक स्वीकार किया, परिपाक का जो आयु काल है वो 9 से लेकर 12 वर्ष तक स्वीकार किया, और चौथा जो वर्गीकरण इन्होंने स्वीकार किया वो है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था भाई? किशोरावस्था। चौथी जो अवस्था स्वीकार की है वो है किशोरावस्था, एडोलसेंस। ठीक है, और एडोलसेंस का जो आयु काल है वो स्वीकार किया 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। 12 वर्ष से कितना भाई? 18 वर्ष तक। ठीक है, तो विकास का जो तीसरा वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया गया दोस्तों? रोस के द्वारा किया है। रोस ने विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहला स्वीकार किया शैशवावस्था। शैशवावस्था का आयु काल स्वीकार किया जन्म से लेकर 3 वर्ष तक है। ठीक है, दूसरा स्वीकार किया प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो आयु काल है वो स्वीकार किया 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक। तीसरे स्वीकार के उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटते हैं, संचय काल जिसका आयु काल रोस ने स्वीकार किया 6 वर्ष से 9 वर्ष तक, परिपाक काल का आयु काल स्वीकार किया 9 वर्ष से 12 वर्ष तक है, और विकास की चौथी अवस्था कौन सी बताए? किशोरावस्था, जिसका आयु काल स्वीकार किया 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। तो उम्मीद करता हूं कि ये तथ्य भी आपको समझ में आए होंगे दोस्तों, इनका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट और चर्चा करते हैं। ठीक है भाई, सबको साफ तो दिखाई दे रहा है? एकदम से कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई। दोस्तों अब जो वर्गीकरण है वो हम पढ़ते हैं हरलोक के अनुसार। किसके अनुसार? हरलोक के अनुसार। हरलोक के अनुसार। ठीक है, हरलोक ने विकास की अवस्थाओं को 11 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 11 भागों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, हरलोक ने विकास की अवस्थाओं को कुल कितने भागों में? 11 भागों में विभाजित किया, जिसमें सबसे पहले स्वीकार किया है गर्भावस्था। पहली अवस्था कौन सी स्वीकार की है? गर्भावस्था। ठीक है, गर्भावस्था। गर्भावस्था का जो आयु काल है वो गर्भाधान से जन्म तक स्वीकार किया है। पहली अवस्था कौन सी स्वीकार की? गर्भावस्था, और गर्भावस्था का आयु काल है वो गर्भाधान से लेकर जन्म तक। दूसरी स्वीकार की शैशवावस्था। दूसरी अवस्था स्वीकार की है शैशवावस्था, और शैशवावस्था का जो आयु काल है वो स्वीकार किया जन्म से 2 सप्ताह है। कितना स्वीकार किया? जन्म से 2 सप्ताह। तीसरे है बचपना अवस्था। तीसरी कौन सी है भाई? बचपना अवस्था। बचपना अवस्था। दोस्तों बचपना अवस्था का जो आयु काल है वो स्वीकार किया है 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। कितना स्वीकार किया है? 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। 2 सप्ताह से
2 वर्ष तक। कितना स्वीकार किया भाई? 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। और चौथी अवस्था स्वीकार की पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी? पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का आयुकाल स्वीकार किया 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक। 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। चौथा स्वीकार किया है उत्तर बाल्यावस्था, सॉरी पांचवी अवस्था स्वीकार की उत्तर बाल्यावस्था। और उत्तर बाल्यावस्था का काल स्वीकार किया 7 से लेकर 12 वर्ष तक। 7 वर्ष से कितना स्वीकार किया है? 12 वर्ष तक। छठवीं अवस्था स्वीकार की है वय संधि। और वय संधि का जो आयुकाल है वय संधि, ठीक है, वय संधि का आयुकाल वो स्वीकार किया 12 वर्ष से 14 वर्ष तक। 12 वर्ष से 14 वर्ष तक। सातवां जो आयुकाल स्वीकार किया वह पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था का आयुकाल स्वीकार किया है 14 वर्ष से 17 वर्ष तक। 14 वर्ष से 17 वर्ष तक। 8वीं स्वीकार की है उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था, ठीक है। उत्तर किशोरावस्था का आयुकाल स्वीकार किया 18 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक। 18 वर्ष से 21 वर्ष तक। 9वीं जो अवस्था है वो स्वीकार की प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था। और प्रौढ़ावस्था का आयुकाल स्वीकार किया 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक। 21 वर्ष से कितना भाई? 40 वर्ष तक। और 10वीं जो अवस्था स्वीकार की वो है मध्यम अवस्था। मध्यम अवस्था। और इस मध्यम अवस्था का जो आयुकाल है वो स्वीकार किया 41 वर्ष से 60 वर्ष तक, ठीक है। और 11वीं जो अवस्था वो स्वीकार की है इन्होंने वृद्धावस्था। और इस वृद्धावस्था का आयुकाल स्वीकार किया 60 वर्ष से अधिक। 60 वर्ष से अधिक। तो दोस्तों हरलोक ने विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है? 11 भागों में वर्गीकृत किया है। सबसे पहला है गर्भावस्था। इसका आयुकाल है वो गर्भाधान से लेकर जन्म तक है। दूसरा स्वीकार किया शेषवावस्था। इसका आयुकाल जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक। बचपनावस्था का आयुकाल स्वीकार किया 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक। दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था का आयुकाल स्वीकार किया 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक। और उत्तर बाल्यावस्था का आयुकाल स्वीकार किया 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक है। वह संधि काल कहाँ है? वह संधि काल, वह संधि काल दोस्तों 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक है। और पूर्व किशोरावस्था 14 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक है। उत्तर किशोरावस्था 18 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक है। और प्रौढ़ावस्था का आयुकाल 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है। दोस्तों मध्यम अवस्था का आयुकाल स्वीकार किए 41 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक। और वृद्धावस्था का आयुकाल 60 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं उनको कौन सी अवस्था में शामिल किया है? वृद्धावस्था के अंतर्गत शामिल किया है। तो उम्मीद करता हूं ये तथ्य भी आपको समझ में आए होंगे। ये जो वर्गीकरण है ये किसके द्वारा किया गया है? ये वर्गीकरण दोस्तों हरलोक के द्वारा किया गया, ठीक है। तो इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है भाई। मिटा दूं? ओके। ठीक है,
दोस्तों हरलोग के बाद में हम पढ़ते हैं सेले का वर्गीकरण। किसका? सेले का वर्गीकरण। सेले के अनुसार, किसके अनुसार? सेले के अनुसार। दोस्तों सेले ने विकास की अवस्थाओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। 3 भागों में सेले ने विकास की अवस्था को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, जिसमें सबसे पहला स्वीकार किया है इन्होंने शेषवा अवस्था। कौन सी अवस्था? शेषवा अवस्था, इन्फेंसी। इसका आयुकाल स्वीकार किया जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। दूसरी स्वीकार की बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। इसका आयुकाल वो स्वीकार किया है 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। और तीसरा जो वर्गीकरण है वो स्वीकार किया है किशोरावस्था। कौन सा अवस्था? किशोरावस्था, एडोलसेंस। और इसका जो आयुकाल है वो स्वीकार किया है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। कितने तक भाई? 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। और इसके बाद में जो वर्गीकरण किया है वो है अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार। किसके अनुसार? अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार। अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार। दोस्तों अर्नेस्ट जोन्स ने विकास की अवस्था को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। कितने भागों में? 4 भागों में वर्गीकृत किया है। सेले ने विकास की अवस्था को 3 भागों में वर्गीकृत किया, जबकि अर्नेस्ट जोन्स, कौन भाई? अर्नेस्ट जोन्स ने विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में वर्गीकृत किया है, जिसमें सबसे पहले अवस्था स्वीकार की शेषवा अवस्था। कौन सी भाई? शेषवा अवस्था। शेषवा अवस्था, ठीक है। शेषवा अवस्था। शेषवा अवस्था का जो आयुकाल है वो स्वीकार किया जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। जन्म से लेकर कितना स्वीकार किया भाई? 6 वर्ष तक। दूसरा बाल्यावस्था स्वीकार किया है। बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का जो आयुकाल है वो स्वीकार किया है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। 6 वर्ष से कितना? 12 वर्ष तक। और तीसरी जो अवस्था वो स्वीकार की किशोरावस्था। कौन सी भाई? किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था। और किशोरावस्था का जो आयुकाल है वो स्वीकार किया है 12 वर्ष से कितना वर्ष? 18 वर्ष तक। और चौथी अवस्था है वो स्वीकार की है प्रौढ़ावस्था। कौन सी अवस्था? प्रौढ़ावस्था, अडल्ट, ठीक है। और इसका जो आयुकाल है वो स्वीकार किया 18 वर्ष से अधिक। कितना स्वीकार किया है? 18 वर्ष से अधिक है। तो दोस्तों सेले ने जो वर्गीकरण किया है, अलग अलग विद्वानों ने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग भागों में बांटा है। एग्जाम की दृष्टि से सारी अवस्थाएं एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर वैज्ञानिक का वर्गीकरण वेरी इंपॉर्टेंट है। सेले ने जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया? 3 भागों में। सबसे पहले अवस्था स्वीकार की शेषवा अवस्था, और इसका जो आयुकाल है वो स्वीकार किया जन्म से लेकर कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक।
दूसरी अवस्था स्वीकार की बाल्यावस्था, और शैले ने बाल्यावस्था का आयुकाल स्वीकार किया 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, और तीसरी किशोरावस्था का आयुकाल स्वीकार किया कितना, 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। अर्नेस्ट जोन्स ने वर्गीकरण किया 4 भागों में किया है। कितने भागों में? 4 भागों में। शैशवावस्था का जो आयुकाल है वो स्वीकार किया जन्म से लेकर कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक चलती है। ये कौन स्वीकार करता है? अर्नेस्ट जोन्स स्वीकार करता है। बाल्यावस्था का जो आयुकाल है वो स्वीकार किया 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक स्वीकार किया है, और किशोरावस्था का आयुकाल है वो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक स्वीकार किया है, और प्रौढ़ावस्था का आयुकाल है वो 18 वर्ष से ऊपर, 18 वर्ष के बाद में जो चौथी अवस्था स्वीकार की है वो कौन सी है? वो दोस्तों प्रौढ़ावस्था है। तो उम्मीद करता हूं कि शैले और अर्नेस्ट जोन्स का जो वर्गीकरण है वो भी आपको समझ में आया होगा, तो इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अन्य जो वर्गीकरण है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है भाई। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं सामान्य वर्गीकरण, जो विकास के अंतर्गत उनमें से हम अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। सामान्य वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण, ठीक है दोस्तों। सामान्य वर्गीकरण, इसको 5 भागों में वर्गीकृत किया गया। कितने भागों में? 5 भागों में सामान्य वर्गीकरण को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सामान्य वर्गीकरण को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों? सामान्य वर्गीकरण जो सामान्य वर्गीकरण है उसको 5 भागों में बांटा गया है, और उसमें सबसे पहला है गर्भाकाल। कौन सा काल? गर्भाकाल। गर्भाकाल, इसका आयुकाल स्वीकार किया गर्भाधान से, गर्भाधान से लेकर कहां तक? जन्म तक है। दूसरा स्वीकार किया शेषवावस्था, और शेषवावस्था का जो आयुकाल है, शेषवावस्था, शेषवावस्था का जो आयुकाल है वो स्वीकार किया जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो आयुकाल है वो स्वीकार किया बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था का आयुकाल है वो कितना स्वीकार किया? 6 से लेकर 12 वर्ष तक, 6 से लेकर 6 वर्ष से लेकर 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। और चौथा जो स्वीकार किया है वो है किशोरावस्था। दोस्तों किशोरावस्था का जो आयुकाल है वो स्वीकार किया 13 वर्ष से 19 वर्ष तक, 13 वर्ष से 19 वर्ष तक, यानी टीन एज। ये 13 टीन से शुरू होता है, 19 टीन पे खत्म हो जाता है, यानी टीन एज। और उसके बाद में 5वां वर्गीकरण वो है प्रौढ़ावस्था। कौन सा? प्रौढ़ावस्था। और प्रौढ़ावस्था का आयुकाल स्वीकार किया 19 वर्ष से अधिक। कितना? 19 वर्ष से अधिक। दोस्तों ये सामान्य वर्गीकरण है, और हम विकास की अवस्था है उनका जो आयुकाल है वो सामान्य वर्गीकरण के अनुसार पढ़ेंगे। किसके अनुसार पढ़ेंगे? सामान्य वर्गीकरण है, उसमें जो सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत जो शेषवावस्था दी है, शेषवावस्था में बालक के विकास की जो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की जो गतिविधि है उनका अध्ययन किया। गर्भाकाल में गर्भाधान से जन्म तक यानी 9 माह है। कितना माह? 9 माह, यानी 280 दिन तक का वर्णन किया गया है। बाल्यावस्था में 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु का, किशोरावस्था में 13 से 19 वर्ष की आयु का, और प्रौढ़ावस्था में 19 वर्ष से लेकर अधिक आयु वर्ग के। तो हमारे लिए शेषवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तीनों ही हर किसी एग्जाम के संबंध में इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, तीनों अवस्थाओं के साथ में गर्भावस्था का भी थोड़ा सा जानकारी इसी वीडियो के अंतर्गत हम प्राप्त करेंगे। तो इस आधार पर ये जो वर्गीकरण, ये सामान्य वर्गीकरण है, और इस वर्गीकरण का हम विस्तार पूर्वक एक एक अवस्थाओं के साथ में क्या करेंगे,
अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये स्थिति भी आपको समझ में आई होगी। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है भाई। अब एक और वर्गीकरण पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम कोल के अनुसार। और कोल का जो वर्गीकरण है, इसमें से सी टेट की एग्जाम में और सेकंड ग्रेड की एग्जाम में 2-3 प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं, क्योंकि कोल ने जो अपना वर्गीकरण है वो थोड़ा अलग तरीके से किया है। और दोस्तों जब हम मॉडल पेपर सोल्व कर रहे थे, उस मॉडल पेपर के अंतर्गत मैंने आपको कोल का जो वर्गीकरण है वो कंप्लीट रूप से लिखवाया भी था, पढ़ाया भी था। वहां पर एक प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड में, वो प्रश्न हम जब सोल्व कर रहे थे उस समय मैंने कोल का जो वर्गीकरण है वो कंप्लीट रूप से पढ़ा दिया था। लेकिन एक बार फिर से और चर्चा कर लेते हैं, एक जगह कर लेते हैं। कोल के अनुसार, कोल के अनुसार, ठीक है दोस्तों, कोल ने विकास की अवस्था को 12 भागों में बांटा है। कितने भागों में? कोल ने विकास की अवस्थाओं को 12 भागों में, 12 भागों में वर्गीकृत किया है। कोल ने विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया? 12 भागों में वर्गीकृत किया, जिसमें सबसे पहले स्वीकार की शेषवा अवस्था। कौन सी अवस्था? शेषवा अवस्था। सबसे पहली जो अवस्था और वो स्वीकार की है शेषवा अवस्था, ठीक है, शेषवा अवस्था। शेषवा अवस्था का जो आयुकाल वो स्वीकार किया जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। जन्म से लेकर कितने वर्ष तक भाई? 2 वर्ष तक। शेषवा अवस्था का आयुकाल स्वीकार किया जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। दूसरी अवस्था स्वीकार की प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था कौन सी? प्रारंभिक बाल्यावस्था। और प्रारंभिक बाल्यावस्था का आयुकाल स्वीकार किया 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक। 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक। तीसरी अवस्था है वो स्वीकार की है मध्यम बाल्यावस्था। मध्यम बाल्यावस्था, मध्यम बाल्यावस्था। तीसरी जो अवस्था है वो कौन सी स्वीकार की है? मध्यम बाल्यावस्था। और मध्यम बाल्यावस्था में जो वर्गीकरण है वो बालक और बालिकाओं में अलग अलग किया है। इन्होंने क्या कि ये मध्यम बाल्यावस्था है, ये बालकों की बात करें, ये प्रश्न पूछा गया था जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रारंभिक किशोरावस्था के संबंध में प्रश्न पूछा गया था। बालकों में ये अवस्था ये 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक चलती है। कितने? 6 वर्ष से लेकर कब तक चलती है? ये 12 वर्ष तक चलती है। और यह स्वीकार किया था बालिका में। बालिका में जो मध्यम बाल्यावस्था है यह 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक चलती है। 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से सर्वाधिक इंपॉर्टेंट जो वर्गीकरण है वो किसका स्वीकार किया? कोल का स्वीकार किया। चौथी जो अवस्था है वो स्वीकार की पूर्व किशोरावस्था। कौन सी भाई? पूर्व किशोरावस्था, चौथी अवस्था। चौथी जो अवस्था स्वीकार की वो कौन सी की? पूर्व किशोरावस्था। और इस पूर्व किशोरावस्था में इन्होंने आयुकाल स्वीकार किए। जो बालक का आयुकाल है वो 13 से 14 वर्ष है और बालिका में ये 11 से लेकर 12 वर्ष तक। बालक में ये पूर्व किशोरावस्था चलती है 13 से 14 वर्ष तक। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा था। और बालिका में ये चलती है 11 से लेकर 13 वर्ष तक। 11 से लेकर कितने वर्ष तक? 13 वर्ष तक, ठीक है। तो ये पूर्व किशोरा है, बालकों में चलती है 13 से लेकर 14 वर्ष तक। और बालिकाओं में कितनी चलती है? ये 11 वर्ष से लेकर उसमें 13 वर्ष तक, सॉरी 11 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक चलती है भाई। 11 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। पांचवा जो वर्गीकरण है वो स्वीकार किया प्रारंभिक किशोरावस्था। कौन सी?
प्रारंभिक किशोरावस्था। पांचवा जो वर्गीकरण है वो स्वीकार किया है प्रारंभिक किशोरावस्था। प्रारंभिक किशोरावस्था का जो आयुकाल है वो बालकों में स्वीकार किया, बालकों में। ये बालकों में चलती है 14 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक, 14 वर्ष से 16 वर्ष तक चलती है। और ये जो वर्गीकरण है ये बालिका में, ये बालिका में चलती है 12 वर्ष से 14 वर्ष तक, 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक। इसके साथ में जो छठवां इन्होंने वर्गीकरण स्वीकार किया है वो स्वीकार किया मध्यम किशोरावस्था। कौन सा भाई? मध्यम किशोरावस्था, मध्यम किशोरावस्था, मध्यम किशोरावस्था। दोस्तों मध्यम किशोरावस्था ये बालकों में, बालकों में ये 17 से 18 वर्ष तक चलती है। कितने तक चलती है? बालकों में ये 17 से लेकर 18 वर्ष तक चलती है, जबकि ये बालिकाओं में 15 से 17 वर्ष तक चलती है। बालिका, बालिका में ये चलती है 15 वर्ष से 17 वर्ष तक। ठीक है, तो कोल ने क्या किया? कोल ने विकास की अवस्थाओं को 12 भागों में विभाजित किया। 12 भागों में विभाजित करने के बाद में भी उनका भी बालक और बालिकाओं के आधार पर दोस्तों अलग अलग वर्गीकरण कर दिया। एग्जाम की दृष्टि से कोल का वर्गीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। सबसे पहले स्वीकार किया शेषवावस्था। दोस्तों शेषवावस्था का इन्होंने आयुकाल स्वीकार किया, कितना? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक स्वीकार किया। दूसरी स्वीकार किया प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था का आयुकाल वो 2 वर्ष से लेकर कितना स्वीकार किया? 5 वर्ष तक स्वीकार किया। दोस्तों मध्यम बाल्यावस्था का जो आयुकाल है उसको 2 भागों में बांट दिया कि मध्यम अवस्था है, मध्यम बाल्यावस्था बालक और बालिकाओं में अलग अलग चलती है, और मध्यम जो बाल्यावस्था है ये बालकों में 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक चलती है, और ये बालिकाओं में कितने चलती है? ये 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक चलती है। क्यों? क्योंकि 10 वर्ष के बाद में बालिकाओं में किशोरावस्था शुरू हो जाती है। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था शुरू हो जाती है। दोस्तों इस प्रश्न की हम पहले चर्चा कर भी चुके हैं। यहाँ से प्रश्न पहले एग्जाम में अलग तरीके से पूछा भी जा चुका है। प्रश्न ये पूछा जा चुका है कि 9 से लेकर 12 वर्ष तक, 9 से लेकर 12 वर्ष तक बालिकाओं का भार व लंबाई बालकों की तुलना में, बालकों की तुलना में होती है। विकल्प हमारा था अधिक होती है। सही आंसर क्या था? अधिक होती है। ये भी प्रश्न सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये किस वर्गीकरण के अनुसार है? ये रोज के वर्गीकरण के अनुसार है। क्योंकि बाल्यावस्था बालिका में 10 वर्ष ही चलती है, तो 11वें वर्ष में कौन सी अवस्था शुरू हो जाती है? किशोरावस्था। और किशोरावस्था में बालक बालिकाओं का विकास जल्दी तीव्र गति के साथ में बढ़ने लगता है। तो किशोरावस्था में यानी 9 से लेकर 12 वर्ष तक में बालिकाओं का भार व लंबाई है वो बालकों से अधिक होती है। लेकिन 12 वर्ष के बाद में बात करें तो 12 वर्ष के बाद में बालकों का भार व लंबाई है वो बालिकाओं से अधिक होती है। 2 अलग प्रश्न भी यहाँ पर हमारे सामने निकल के आए। इसके बाद में वर्गीकरण स्वीकार किया पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था है वो बालकों में 13 वर्ष से लेकर कब तक चलती है? 14 वर्ष तक चलती है। बालिकाओं में 11 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक चलती है। दोस्तों प्रारंभिक किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था वो बालकों में 14 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक चलती है, और बालिकाओं में ये चलती है 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक। और मध्यम किशोरावस्था बालकों में 17 से 18 वर्ष तक चलती है, और बालिकाओं में ये 15 वर्ष से लेकर कितने चलती है? 17 वर्ष तक चलती है। तो ये 12 में से जो 12 भागों में बांटा उसमें से 6 अवस्थाओं का हमने उल्लेख कर लिया। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अन्य की और चर्चा करते हैं अभी। ठीक है भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप। मिटा देता हूं। ओके जी। दोस्तों रोस ने जो 7वां जो वर्गीकरण वो स्वीकार किया उत्तर किशोरावस्था।
कौन सी? उत्तर किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। और इस उत्तर किशोरावस्था को भी बालक और बालिकाओं के आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित किया कि ये बालकों में, ये जो उत्तर किशोरावस्था होती है बालकों में 18-19 से लेकर 20 वर्ष तक चलती है। बालकों में 19 वर्ष से 20 वर्ष तक चलती है, जबकि बालिकाओं में ये कितनी चलती है? बालिका में ये 18 वर्ष से 20 वर्ष तक चलती है। बालिकाओं में कितने चलती है? उत्तर किशोरावस्था है, इनका बालकों में आयुकाल है वो 19 वर्ष से 20 वर्ष तक, और बालिकाओं में इसका आयुकाल कितना स्वीकार किया है? 18 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक। आठवीं जो अवस्था स्वीकार की प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, कौन सी? प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था। दोस्तों प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था का आयुकाल है वो स्वीकार किया 21 वर्ष से। 21 वर्ष से ये बालक और बालिकाओं में समान चलती है, और ये कब तक चलती है? ये प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष से लेकर 34 वर्ष तक चलती है। इसके अलावा मध्यम जो प्रौढ़ावस्था है, 9वीं अवस्था स्वीकार की है मध्यम प्रौढ़ावस्था। दोस्तों मध्यम प्रौढ़ावस्था का जो आयुकाल है वो स्वीकार किया है 35 वर्ष से 49 वर्ष तक। 35 वर्ष से 49 वर्ष तक कितना स्वीकार किया? 35 वर्ष से 49 वर्ष तक जो आयुकाल स्वीकार किया वो मध्य प्रौढ़ावस्था का, और 10वां स्वीकार किया है उत्तर प्रौढ़ावस्था। उत्तर प्रौढ़ावस्था कौन सी अवस्था? उत्तर प्रौढ़ावस्था। इसका आयुकाल स्वीकार किया 50 वर्ष से 64 वर्ष तक। 50 वर्ष से 64 वर्ष तक। दोस्तों 11वां जो आयुकाल, 11वां जो वर्गीकरण है, 11वीं जो अवस्था है वो स्वीकार की प्रारंभिक वृद्धावस्था। कौन सी? प्रारंभिक वृद्धावस्था। प्रारंभिक वृद्धावस्था। और प्रारंभिक वृद्धावस्था का आयुकाल स्वीकार किया 65 वर्ष से लेकर 76 वर्ष तक। 65 वर्ष से लेकर 76 वर्ष तक है। और अंतिम जो अवस्था है वो है वृद्धावस्था स्वीकार की है। कौन सी भाई? वृद्धावस्था। वृद्धावस्था। और वृद्धावस्था का आयुकाल स्वीकार किया 75 वर्ष से लगातार। 75 वर्ष से लगातार। ये दोस्तों आधुनिक वर्गीकरण माना जाता है। इस आधुनिक वर्गीकरण के साथ में ऐसा वैज्ञानिकों ने शोध विचार करके और इस प्रकार के मत प्रस्तुत किए कि पिछली पीढ़ी की बात करें, कुछ 50 वर्षों की पहले की बात करें, तो उन 50 वर्षों में देखा गया कि भारत में जो औसत आयु थी वो औसत आयु मात्र 60 वर्ष थी। कहीं कोई बालक 10 वर्ष का मर जाता है, कोई व्यक्ति 100 वर्ष का मर जाता है, कोई 40 का, कोई 80 का, कोई 90 का। ऐसा करके औसत जो आयु निकाली थी वो कितनी थी? वो 60 वर्ष थी। लेकिन वर्तमान समय में, आधुनिक समय में, जो पिछले 10 या 5 साल का जो इतिहास रहा है हमारा, उनमें यदि वैज्ञानिकों ने सर्च खोज वगैरह किए और उनमें यदि भारत का जो मृत्यु दर है, औसत आयु काल है, यदि वो देखा गया है तो उनमें 15 से 20 वर्ष की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब ये जो पीढ़ी है थोड़े दिनों वाली, ये जो गणना हुई है, ये जो वर्गीकरण हुआ है, इसमें जो तथ्य सामने है उनमें ऐसा अनुभव हुआ है कि अब औसत आयु कहां तक जा रही है? ये 75 और 80 के बीच तक जा रही है। तो उस आधार पर यह वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? ये कोल के द्वारा किया गया है। और कोल ने विकास के अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा? 12 भागों में बांटा। अलग अलग अवस्थाएं
बालक और बालिकाओं में अलग अलग हिसाब से चलती है। सातवां स्वीकार किया उत्तर किशोरावस्था। दोस्तों उत्तर किशोरावस्था का बालकों में आयु काल है वो 19 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक है, बालिका में 18 से लेकर 20 वर्ष है। यानी 20 वर्ष तक आते आते बालक और बालिकाओं के विकास की गति होती है वो वापस एक समान हो जाती है, बाकी उसी हिसाब से चलती रहती है आगे की आयु काल में। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था का आयुकाल स्वीकार किया 21 वर्ष से लेकर 34 वर्ष तक, और मध्यम प्रौढ़ावस्था का आयुकाल स्वीकार किया 35 वर्ष से लेकर 49 वर्ष तक, और उत्तर प्रौढ़ावस्था का आयुकाल स्वीकार किया 50 वर्ष से लेकर 64 वर्ष तक। प्रारंभिक वृद्धावस्था ये 65 वर्ष से लेकर 76 वर्ष तक चलती है, और वृद्धावस्था का आयुकाल स्वीकार किया 75 वर्ष से लेकर लगातार। तो उम्मीद करता हूं कि कोल का वर्गीकरण भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई। अब हम सबसे पहले दोस्तों अध्ययन करेंगे गर्भावस्था का, ठीक है, गर्भावस्था का। और गर्भावस्था में हम सबसे पहले पढ़ेंगे गर्भावस्था का आयु काल, गर्भावस्था का आयु काल। तो दोस्तों गर्भधारण से कहां से, गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था को, गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था को गर्भावस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्भावस्था का आयुकाल वो गर्भधारण से लेकर जन्म तक माना जाता है। दोस्तों कब तक माना जाता है? गर्भावस्था का जो आयुकाल है वो जन्म से सॉरी गर्भाधारण से, जिस दिन से गर्भधारण होता है, गर्भधारण से लेकर ये कब तक माना जाता है? जन्म तक माना जाता है। और गर्भधारण से लेकर जन्म तक की जो अवस्था होती है इस अवस्था को क्या नाम दिया जाता है? इस अवस्था को गर्भावस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इस अवस्था को गर्भावस्था कहा जाता है। दोस्तों हम बात करें प्रत्येक जीव की, चाहे हम मनुष्य की बात करें और मनुष्य के अलावा किसी भी प्राणी की बात करें, यदि प्रत्येक जीव की बात करें तो प्रत्येक जीव क्या करता है? प्रत्येक जीव, प्रत्येक जो जीव है वो स्वयं को यानी अपने आप को किसके रूप में? अपनी संतान के रूप में देखना चाहता है। कि प्रत्येक जीव है अपने आप को किस रूप में देखना चाहता है? दोस्तों प्रत्येक जीव अपने आप को अपनी संतान के रूप में देखना चाहता है। किसके रूप में देखना चाहता है? संतान के रूप में देखना चाहता है। तो प्रत्येक जीव अपने आप को अपनी संतान के रूप में देखना चाहता है। तो ऋग्वेद की बात करें, किसकी बात करें? ऋग्वेद की बात करें। ऋग्वेद में मनुष्य को कामनाओं वाला, ऋग्वेद में मनुष्य को कामनाओं की इच्छा वाला जीव कहा है। कामनाओं की, कामुकता, इच्छाओं वाला जीव कहा है। बहुत बड़ी बात कही दोस्तों, ठीक है। ऋग्वेद में मनुष्य को कामनाओं की इच्छा वाला जीव कहा है कि कामुकता सर्वाधिक किसमें दिखाई देती है? मनुष्य के अंतर्गत ही दिखाई देती है। और कामनाओं की जो संतप्ति होती है, कामनाओं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति किसकी उत्पत्ति करता है? संतान की उत्पत्ति करता है। तो प्रत्येक जीव अपने आप को संतान के रूप में देखना चाहता है। ऋग्वेद में मनुष्य को किसकी संज्ञा दी गई है? कामनाओं की इच्छा वाला, कामनाओं की इच्छा वाला जीव कहा है। कामनाओं की कामुकता सर्वाधिक मनुष्य में पाई जाती है। कामनाओं की इच्छा वाला जीव मनुष्य को कहा जाता है। और जिनकी संतप्ति के लिए वो किसका निर्माण करता है? वो संतान उत्पत्ति करता है। डार्विन ने इस इच्छा को सृष्टि की रचना करें तो सृष्टि की रचना में एको अहम बहुश्याम की पवित्र इच्छा हुई है। सृष्टि की रचना में, किसकी में भाई? सृष्टि की रचना। दोस्तों सृष्टि की रचना एक सिद्धांत पर आधारित है और इस सिद्धांत को कहते हैं एको अहम, एको अहम बहुश्यामय
एको अहम बहुसामय की पवित्र इच्छा पर हुई है सृष्टि की रचना। पवित्र इच्छा पर हुई है। और इस एको अहम बहुसामय की जो पवित्र इच्छा है, इस इच्छा को डार्विन ने इस इच्छा को ओवर प्रोडक्शन कहा है, अधिक उत्पादकता। ओवर प्रोडक्शन, अधिक उत्पादकता, अधिक उत्पादकता। ठीक है, तो डार्विन ने इस एको अहम बहुसामय की पवित्र इच्छा को क्या नाम दिया? ओवर प्रोडक्शन की अधिक उत्पादकता की संज्ञा दी कि व्यक्ति अत्यधिक मेहनत करता है। क्या करता है? व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा मेहनत करता है और उस मेहनत का फल उसकी संतान ही होती है। ये किसने कहा? ये डार्विन ने कहा। तो दोस्तों गर्भावस्था यानी प्री नेटल स्टेज और इसका आयुकाल है वो गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? आयुकाल। गर्भावस्था का आयुकाल है वो गर्भधारण से जन्म तक रहता है और गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को गर्भावस्था कहा जाता है। प्रत्येक जीव क्या करता है गर्भाकाल के द्वारा, कि प्रत्येक जीव की एक इच्छा होती है मेरी भी संतान हो, मेरा भी वंश चले, मेरा भी वंश है वो आगे बढ़ता रहे। तो प्रत्येक जीव अपने आप को किसके रूप में? अपने संतान के रूप में देखना चाहता है। ऋग्वेद ने मनुष्य को कामनाओं की इच्छा वाला जीव कहा है। सृष्टि की रचना भी एक इसी जीव पर, एक इसी सिद्धांत पर, एको अहम बहुसामय की पवित्र इच्छा पर हुई है। एक से अधिक प्राप्त करने की इच्छा पर हुई। डार्विन ने इस इच्छा को क्या नाम दिया? ओवर प्रोडक्शन, अधिक उत्पादकता नाम दिया। और ये सभी प्रकार की स्थितियों को देखें तो भारतीय दर्शन में इस अधिक उत्पादकता की इच्छा को पुत्र की तृष्णा कहा है। किसमें? भारतीय दर्शन में बात करें, भारतीय दर्शन में दोस्तों, भारतीय दर्शन की बात करें तो भारतीय दर्शन में अधिक उत्पादकता की या फिर एको अहम बहुसामय की पवित्र इच्छा को पुत्र की तृष्णा की संज्ञा दी है। किसकी? तृष्णा। और तृष्णा होती है प्राप्त किसी भी स्थिति को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। और ये तीव्र इच्छा किसका निर्माण कर देती है? गर्भधारण का निर्माण कर देती है। और व्यक्ति पुत्र की तृष्णा को शांत करने के लिए क्या करता है? अपने इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता है और उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा देता है। तो ये क्या होता है दोस्तों? ये भारतीय दर्शन ने स्वीकार किए। भारतीय दर्शन में और प्रोडक्शन है एको एवं बहुसामय की इच्छा को किसकी संज्ञा दी है? पुत्र की तृष्णा की संज्ञा दी है। और ये सभी प्रकार की स्थितियां जब मिल जाती है और मिलकर ये किसका नियोजन करती है दोस्तों? ये सारे इच्छाएं मिलकर गर्भावस्था का नियोजन करती है। किसका नियोजन करती है? गर्भावस्था का नियोजन करती है। पुत्र की तृष्णा, पुत्र प्राप्त करने की तीव्र इच्छा किसका निर्माण करती है? किसका नियोजन करती है दोस्तों? गर्भावस्था का नियोजन करती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। गर्भावस्था में हम आगे बढ़ते हैं कि माता, गर्भावस्था का नियोजन कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है? तो माता में अंडाणु यानी एग का निर्माण होता है। और इस एग का जो आकार होता है, अंडाणु का आकार होता है वो 0.20 mm यानी मिलीमीटर का होता है। किसका होता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं एग्जाम की दृष्टि में। ठीक है, तो माता के अंदर क्या होता है? माता के गर्भाशय में अंडाणु यानी एग का निर्माण होता है और ये अंडाणु का आकार है वो 0.20 मिलीमीटर का होता है। पिता के वृषण में शुक्राणु अर्थात स्पर्म का निर्माण होता है और स्पर्म का आकार होता है वो कितना होता है? 0.05 mm होता है। दोस्तों ये एग और स्पर्म ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये दोनों मिलकर गर्भावस्था का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? गर्भावस्था का निर्माण करते हैं।
कि सहवास के दौरान की बात करें, सहवास के दौरान कम से कम 20 करोड़ स्पर्म, कम से कम कितने भाई, 20 करोड़ जो स्पर्म है, 20 करोड़ जो स्पर्म है वो कहां पर छोड़ दिए जाते हैं, गर्भावस्था में यानी गर्भ के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। और इन 20 करोड़ में से कुछ स्पर्म तो ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर बाद में नष्ट हो जाते हैं, लेकिन गर्भ के अंदर इस स्पर्म के नष्ट होने का जो समय होता है वो छोड़ने से लेकर कम से कम 72 घंटे तक का होता है। कितना होता है, 72 घंटे तक का होता है। यानी ये गर्भ में 3 दिन तक जीवित रह सकते हैं। कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं, ये गर्भ के अंतर्गत 3 दिन तक जीवित रह सकते हैं। तो ये 20 करोड़ स्पर्म है, ये गर्भ में छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन इसमें से कुछ ही सक्रिय होते हैं, बाकी सारे निष्क्रिय होते हैं। और जो सक्रिय स्पर्म होते हैं, कौन सा, जो सक्रिय स्पर्म होते हैं पावरफुल स्पर्म होते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि जो पावरफुल स्पर्म होता है, ये पावरफुल जो स्पर्म है वो क्या करता है, जो गर्भाशय की दीवार होती है, ये जो गर्भाशय की दीवार होती है, इस गर्भाशय की दीवार के साथ में ये यहाँ पर जो अंडाणु होता है, इस अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। यानी एग और स्पर्म मिलकर तो गर्भावस्था का निर्माण करते हैं। तो ये पावरफुल स्पर्म है, ये गर्भाशय की जो दीवार होती है दोस्तों, इस गर्भाशय की दीवार के साथ में ये अंडाणु के पास में पहुंच जाता है और ये अंडाणु की झिल्ली होती है। दोस्तों ये पावरफुल स्पर्म है, ये अंडाणु की झिल्ली में जो ही प्रवेश करता है, प्रवेश करते ही ये जो अंडाणु की झिल्ली होती है ये एकदम से सख्त अर्थात कठोर हो जाती है। क्या हो जाती है, सख्त अर्थात कठोर हो जाती है। जब ये सख्त और कठोर हो जाती है तो दूसरा पावरफुल स्पर्म है वो इसके संपर्क में आता है, लेकिन इसके अंदर नहीं घुस पाता है। ठीक है, इसके अंदर नहीं घुस पाता है, फिर ये क्या करते हैं, दोनों में निषेचन होता है और ये गर्भ के केंद्र में चले जाते हैं। और केंद्र में जाने के बाद में क्या आता है, माता से इसको भोजन और पोषण वगैरह वो मिलने शुरू हो जाता है और इस आधार पर बालक का जो विकास है वो गर्भाकाल से शुरू हो जाता है। इस आधार पर गर्भ का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि दो पावरफुल स्पर्म होते हैं। ये दो पावरफुल स्पर्म क्या करते हैं, इस अंडाणु की जो झिल्ली होती है, इस अंडाणु की झिल्ली के अंदर एक साथ प्रवेश कर जाते हैं। दो पावरफुल स्पर्म होते हैं वो एक साथ प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों एक साथ प्रवेश कर जाते हैं तो इसका मतलब एक साथ प्रवेश किए तो अब दो पावरफुल स्पर्म ने एक साथ प्रवेश किए तो दो बच्चों का एक साथ जन्म होना निश्चित है। जब 4 सप्ताह हो जाता है और 4 सप्ताह होने के बाद में ये दो पावरफुल स्पर्म इस अंडाणु की झिल्ली में जाने के बाद में 4 सप्ताह के बाद में ये झिल्ली क्या करती है, ये दो भागों में टूट जाती है। क्या करती है, दो भागों में, बराबर दो भागों में टूट जाती है। दोस्तों ये दो बराबर भागों में टूटकर अलग अलग हो जाती है तो दो सुरक्षित बच्चों का आसानी के साथ में जन्म हो जाता है। भाई दो बच्चों का जन्म होगा, दोनों का बाहर लंबाई वगैरह वो लगभग सेम होगी, कलर के बारे में कोई गारंटी नहीं है। ठीक है दोस्तों, बालकों का जन्म होता है, बालक सुंदर होगा, गोरा होगा, काला होगा, ये एक मनोवैज्ञानिक रिसर्च में पाया गया है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा 100% गारंटी के साथ में। एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि एक अमेरिकन दंपति, ठीक है, एक अमेरिकन दंपति यानी उसका पति तो अमेरिका का और जो पत्नी है वो चीन की, पत्नी चीन की थी और पति अमेरिका का था। दोनों ही गोरे लोग थे, एकदम गोरे थे, लेकिन गोरे होने के बावजूद भी उनके संतान जब हुई तो वो संतान एकदम काले रंग की, ऐसा मानो कि वो कोयले से भी ज्यादा काले थी। रात को अंधेरे में उसको खड़ा कर दे तो दिखाई नहीं दे। कि एक बार पति और पत्नी थे, पत्नी बोली अजी सुनो के, बोले सुना के, सुना रही, एकदम बढ़िया तरीके से लिपस्टिक वगैरह पूरी तरह से जो स्थिति होती है सज धज के पति के सामने आ गई। पति के सामने आकर बोले जी आज मैं थान कसे लाग रही हूँ। बोले आज तो तुमने इया लाग रही है जिया कोई गुलाब जामुन है उसके ऊपर पाउडर लगा दियो या फिर पतासा के अंदर मकड़ो डाल दियो। बोले बहुत गजब की लाग रही है।
बोले बहुत बढ़िया। बोले जी आज आप घूमबा चला, मैं चल। बोले कहाँ पर चले? बोले घूमने के लिए चले। ऐसे करते करते किसी नदी के किनारे पर चले गए। बोले जी मैं तो नदी के अंदर स्नान करूंगी। बोले काफी दिन हो गया नदी के मायने नया। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। नाले वो जो ही पानी में उस पानी के अंदर कूदी और कूदते नदी की सारी मछलियां बाहर आ गई। और मछलियां आकर बाहर आकर पूछने लगी अरे इस पानी में क्या डाल दिया, उसको जल्दी बाहर निकाल। पूरे पानी में अंधेरा हो गया दोस्तों। ऐसा बच्चा उनके जन्म हुआ। दोनों लोग गोरे थे, बच्चा कैसा जन्म हुआ? एकदम काले रंग का जन्म हुआ। तो फिर क्या हुआ? फिर दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। प्रोडक्ट लाई कटा हुआ तू। बोले ये तो ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर डॉक्टरों के पास में गए और डॉक्टरों ने रिसर्च किया। और रिसर्च करने के बाद में ऐसा हुआ कि जिस महिला जिस कमरे में रहती थी उसमें किसी एक अश्वेत पुरुष की एक फोटो पड़ी हुई थी। और वो अश्वेत पुरुष उस महिला को बहुत ज्यादा पसंद था। उड़ते सोते सागते समय वो क्या करती थी? उसी फोटो के दिग्दर्शन करती थी। तो गर्भावस्था के अंतर्गत उसका प्रभाव पड़ा। और प्रभाव पड़ने एक वैज्ञानिक तथ्य दोस्तों, मैं सही बता रहा हूं, इसको अन्यथा नहीं लेना अपने को, ठीक है। तो ये दो पावरफुल स्पर्म होते हैं, एक साथ प्रवेश करते हैं, एक साथ प्रवेश करते हैं, झिल्ली दो बराबर भागों में टूट जाती है, दो सुरक्षित बच्चों का जन्म होता है। लेकिन ये दो बराबर भागों में नहीं टूटती है। ये एक हिस्सा एक दूसरे हिस्से के कहीं पर भी ऐसा चिपका हुआ रह जाता है। तो दोस्तों इस समय बालकों का जन्म तो होगा, लेकिन बालक कभी कभी नहीं देखते क्या कि किसी बालक के दो हाथ आपस में जुड़े हुए रहते हैं, किसी की गर्दन है, किसी की पीठ वगैरह ऐसे जुड़ी हुई रहती है, दो सर दो मुख अलग रहते हैं, पैर उनके अलग रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके शरीर का हिस्सा है वो जुड़ा हुआ रहता है। इसका कारण यही होता है कि स्पर्म पावरफुल दो स्पर्म एक साथ प्रवेश करने के बाद में जब ये झिल्ली 4 सप्ताह के बाद में दो बराबर भागों में नहीं टूटती है और जिस स्थान से ये चिपकी हुई रह जाती है वो स्थान जुड़वा हो जाता है और वो बच्चे एकदम से विकृति से उत्पन्न होते हैं। तो इस आधार पर दोस्तों किसका निर्माण होता है? इस आधार पर ये गर्भधारण का यानी गर्भावस्था का निर्माण होता है। तो ये गर्भावस्था का निर्माण है वो बालक का जन्म, यदि बालक 3 से लेकर 3.5 केजी तक का जन्म होता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जा भी चुका कि गर्भावस्था का जो आयुकाल होता है वो 280 दिन तक का होता है। ये सेकेंड ग्रेड की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, गर्भावस्था का आयुकाल कितना होता है? तो वो 280 दिन का होता है, ठीक है। तो माता में अंडाणु होता है और अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का भार है वो 0.20 mm का होता है। पिता के वृषण में शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण होता है और स्पर्म का आकार है वो 0.05 mm का होता है। एक यानी ये जो अंडाणु और शुक्राणु ये दोनों मिलकर गर्भावस्था का निर्माण करते हैं। सहवास के दौरान कम से कम 20 करोड़ स्पर्म है वो गर्भ में छोड़ दिए जाते हैं और ये गर्भ में 72 घंटे यानी 3 दिन तक जीवित रहते हैं, ठीक है। 3 दिन तक ये माता के अंडाणु के संपर्क में आ जाता है, गर्भ धारण हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इनमें से कुछ पावरफुल स्पर्म होते हैं और ये पावरफुल स्पर्म क्या करता है? गर्भाशय की दीवार के साथ में अंडाणु के संपर्क में आ जाता है और अंडाणु के संपर्क में आते जो ही ये पावरफुल स्पर्म है इस अंडाणु के अंदर इस झिल्ली में घुसता है, ये झिल्ली कठोर हो जाती है। दूसरा पावरफुल स्पर्म है इसके अंदर नहीं घुस पाता है, एक सुरक्षित बच्चे का जन्म होता है। लेकिन कभी कभी दो पावरफुल स्पर्म एक साथ प्रवेश कर जाते हैं, तब क्या होता है कि 4 सप्ताह के बाद में ये झिल्ली दो बराबर भागों में टूटती है तो दो बच्चों का जन्म होता है। और जब ये नहीं टूटती, किसी एक हिस्सा कहीं से भी चिपका हुआ रहता है तो ये बच्चे में क्या पाई जाती है? विकृति पाई जाती है। और जिस स्थान से ये जुड़ी हुई मिलेगी वहां पर क्या होगा? बच्चा पूरी तरह से जुड़ा हुआ ही निकलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी तथ्य आपको समझ में आएंगे। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, 2 मिनट का टाइम और लगेगा, थोड़ा सा एक और स्थिति रह गई भाई, ठीक है भाई। अब देखो गर्भावस्था में जीव का आकार एवं भार, आयु दोस्तों आयु महीने में है, लंबाई किसमें? ये लंबाई सेंटीमीटर में, और ये भार बालक का किसमें? ये ग्राम में। जब बालक गर्भाधारण से लेकर यानी 1 मंथ का होता है, 1 मंथ में बालक की लंबाई 2.020 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और बालक का जो भार होता है वो 1.17 ग्राम हो जाता है। दूसरे महीने में बालक की जो लंबाई है वो 2.6 सेंटीमीटर हो जाती है। बालक का भार है वो 10 ग्राम का हो जाता है। कितने ग्राम का? 10 ग्राम का, ठीक है।
तीसरे माह में ये कितना हो जाता है, ये 9 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है भार लंबाई। और ये क्या होता है, भार कितना होता है, भार 19 सेंटीमीटर रहता है। और 3 माह तक, यहाँ पर एक और नया प्रश्न बन के आ रहा है, 3 माह तक गर्भ में जो बालक है वो किसके रूप में रहता है दोस्तों, केवल और केवल ये भ्रूण के रूप में ही रहता है। ठीक है, बालक के मस्तिष्क का जो मस्तिष्क, हाथ पैर आंख नाक वो जब बनने शुरू होते हैं वो 3 मंथ के बाद में बनने शुरू होते हैं। तो 3 मंथ तक उसका आकार है गर्भ का वो भ्रूण के रूप में ही रहता है। ठीक है, चौथे माह में क्या होता है, जिसकी लंबाई है वो लंबाई कितनी हो जाती है, लंबाई 16 से 16.7 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। और वजन कितना हो जाता है, 100 ग्राम हो जाता है। ठीक है, 5वें मंथ में जो लंबाई है वो 24.3 सेंटीमीटर हो जाती है, भार 312 ग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है, 312 ग्राम हो जाता है। और 6वें मंथ में ये लंबाई है वो 31.1 सेंटीमीटर हो जाती है, भार है वो 667 ग्राम हो जाता है। दोस्तों 7वें मंथ में लंबाई है वो 37.1 सेंटीमीटर हो जाती है, और वजन है वो 1157 ग्राम हो जाता है। और 8वें मंथ में जो लंबाई है वो कितनी हो जाती है, वो लंबाई 42.4 सेंटीमीटर हो जाती है, भार है वो 1754 ग्राम हो जाता है। और 9वें मंथ में जो 9वां मंथ शुरू होता है तब ये लंबाई 47.0 सेंटीमीटर रहती है, भार होता है वो 2396 ग्राम हो जाता है। लेकिन जब बालक 280 दिन में उसका जन्म होता है, जब तक 280 दिन होते हैं बालक के 3 से 3.25 या 3.5 केजी। ठीक है, मैं सीधा लिख दूं 3 केजी से 3.5 केजी के लगभग हो जाता है, यानी 280 दिन में जिस बालक का जन्म होगा वो। और लंबाई कितनी हो जाती है, 50 से लेकर 80 सेंटीमीटर के मध्य हो जाती है। तो ये जो अवस्था है वो गर्भावस्था के अंतर्गत जीव यानी बालक को, चाहे कोई भी जीव हो, यानी बालक का आकार और भार इस आधार पर गुजरता है। दोस्तों ये भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 280 वाला प्रश्न पूछा भी जा चुका है, 50 से 80 सेंटीमीटर वाला प्रश्न भी पूछा जा चुका है, 3 से 3.5 केजी वाला प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो ये जन्म यानी गर्भ धारण से लेकर 9 मंथ के जो बायोडाटा है मैंने आपको उपलब्ध करवाए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आसानी के साथ में समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, अपने सारे दोस्तों के पास में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी को धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल किसी एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक हम इजाजत लेते हैं आपसे।